गुड मॉर्निंग एवरीवन। +2 क्लास का सेकंड चैप्टर चल रहा था हमारा प्रवास। प्रवास में अगला जो पॉइंट इसमें है, प्रवास में स्थानिक भिन्नता। स्थानिक यानी कि स्थान विशेष स्थान के अनुसार जो है इसमें भिन्नता पाई जाती है। अब इस पॉइंट में हम पढ़ेंगे भारत के आपसी राज्यों के बीच में जो प्रवास है होता है। अब जिन राज्यों में रोजगार की कमी होती है उन राज्यों को छोड़कर लोग दूसरे राज्यों में जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर झारखंड, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो कृषि उत्पादन अच्छा होता है, पूर्वी उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, वहाँ उन क्षेत्रों को लोग छोड़कर है वो रोज़गार की तलाश में दूसरे राज्यों में चले जाते हैं, जैसे कि हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, महाराष्ट्र। वहाँ पर लोग रोज़गार की तलाश में या काम करने के लिए जाते हैं। तो जिन राज्यों में रोज़गार की संभावनाएं अधिक होती है, जैसे कि महाराष्ट्र है, दिल्ली है, गुजरात है, हरियाणा है, पंजाब है इत्यादि राज्य हैं, वे राज्य उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों से प्रवासियों को आकर्षित करते हैं। आकर्षित का मतलब अपनी ओर खींचना। अब हरियाणा है, चाहे पंजाब है, यहाँ पर बिहार से काम करने के लिए लोग आते हैं, यानी कि इन राज्यों ने बिहार के लोगों को अपनी ओर आकर्षित किया है, तो लोग वहाँ से काम करने के लिए आते हैं। 23 लाख अप्रवासियों के साथ महाराष्ट्र को देश में प्रथम स्थान है। अप्रवासी यानी कि महाराष्ट्र में आए हैं। अप्रवासी आपको पहले बताया था, अप्रवासी शब्द क्यों लिखा है? क्योंकि दूसरे राज्यों से लोग हैं महाराष्ट्र में आए हैं, तो महाराष्ट्र के लिए ये क्या लोग हैं? महाराष्ट्र के लिए ये अप्रवासी हैं। बिहार के लिए क्या होंगे? बिहार के लिए हो गए उत्प्रवासी। तो अप्रवासी यानी कि बिहार को इन्होंने छोड़ा है, महाराष्ट्र में पहुंचे, तो महाराष्ट्र के लिए अप्रवासी। और सबसे ज़्यादा है महाराष्ट्र में अप्रवासी, उसके बाद में गुजरात है, दिल्ली है, पंजाब है, हरियाणा है, वहाँ पर अप्रवासी लोग रहते हैं। और ख़ासकर अब तो आपको पता चल गया होगा लॉकडाउन के अंदर कि अप्रवासी किसे कहते हैं, क्योंकि बार बार सामने आता है कि अप्रवासी लोग हैं वो अपने घरों की ओर लौट रहे हैं। उसके बाद में है प्रवास के कारण। प्रवास क्यों होता है? प्रवास के कारण लोग अपने जन्म स्थान से, एक तो भारत के लोग हैं भावनात्मक रूप से जुड़े होते हैं अपने जन्म स्थान से, वो अपने जन्म स्थान को छोड़ना नहीं चाहते, लेकिन फिर भी कुछ लोग हैं वो आर्थिक विकास के लिए अपने जन्म स्थान को छोड़ देते हैं। इसमें 2 कारक आते हैं। एक कारक क्या है? अपकर्ष कारक। ऐसे कारक, अपकर्ष कारक क्या होते हैं? ऐसे कारक हैं जो अपनी ओर आकर्षित करते हैं, जैसे रोजगार। अब जहाँ पर रोज़गार मिलता है लोग वहाँ पर जाते हैं। उसके बाद में है जैसे शिक्षा, तो शिक्षा प्राप्त करने के लिए लोग जाते हैं, जैसे कि कुरुक्षेत्र है या फिर रोहतक है, दिल्ली है, मुंबई है, बेंगलोर है, चेन्नई, वहाँ पर लोग शिक्षा के लिए जाते हैं। मनोरंजन, स्वास्थ्य जहाँ पर अच्छे हॉस्पिटल होते हैं वहाँ पर भी लोग जाते हैं। हो सकता है वो अल्पकालिक प्रवास हो। कुछ कारक है वो अपकर्ष कारक कहलाते हैं। उसके बाद में दूसरा है इसमें प्रतिकर्ष कारक। प्रतिकर्ष कारक, तो प्रतिकर्ष कारक वो होते हैं जो लोगों को दूर भेजते हैं उस स्थान को छोड़कर लोग, जैसे कि बेरोजगारी। अब जिस स्थान पर बेरोजगारी होगी लोग उस स्थान को छोड़कर चले जाएंगे। अब इसके विपरीत हो गया जहाँ पर शिक्षा है, अशिक्षा। जहाँ पर अशिक्षा होगी, जहाँ पर लोग अनपढ़ हो गए, वो उस स्थान को छोड़कर चले जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर कुछ उनको सुविधाएं नहीं मिल रही है। जहाँ पर स्वास्थ्य की सुविधाएं नहीं होगी तो वो स्थान को छोड़कर चले जाएंगे। तो अपकर्ष होता है अपनी ओर आकर्षित करना, और प्रतिकर्ष होता है अपने से दूर करना, यानी कि अपकर्ष का विपरीत हो जाएगा। उसके बाद में उद्भव क्षेत्र या अभिग्राही प्रदेश के सामाजिक, सांस्कृतिक और परिवर्तनों का सीधा संबंध जनसंख्या के उद्भव क्या होता है? उद्भव क्षेत्र कौन से होते हैं? जहाँ से जनसंख्या बाहर जाती है। जैसे कि बिहार है, तो बिहार क्या है? उद्भव क्षेत्र है, क्योंकि बिहार के लोग हैं वो दूसरे राज्यों की ओर जा रहे हैं, अपने साथ उनकी संस्कृति है, सामाजिक रीति रिवाज है, वो भी प्रवास के साथ है दूसरे राज्यों की ओर चले जाते हैं। प्रवास की प्रक्रिया में अपकर्ष और प्रतिकर्ष दोनों कारक भूमिका निभाते हैं। अब इसमें अनेक कारण होते हैं, जैसे कि आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और जनसांख्यिकीय कारक है वो प्रवास को प्रभावित करते हैं। आजीविका यानी कि जहाँ पर सीमित कृषि हो, आजीविका ये भी प्रवास को प्रभावित करता है। आजीविका यानी कि जीवन यापन के लिए कुछ कार्य किए जाते हैं, उसको आजीविका कहा जाता है। तो जहाँ पर सीमित कृषि भूमि हो और बढ़ती ग्रामीण जनसंख्या के कारण कृषि और संबंधित क्षेत्रों में एक निश्चित जनसंख्या को रोजगार मिल पाता है, क्योंकि कृषि भूमि है वो घट रही है। घट क्यों रही है? जनसंख्या बढ़ रही है। अब जितना कृषि क्षेत्र है, अब भारत के 14.26 लाख
वर्ग किलोमीटर पर कृषि की जाती है। अब ये कृषि क्षेत्र तो उतना ही रहेगा 2021 में, हो सकता है 26 है, हो सकता है 14.27 हो जाए, लेकिन जनसंख्या है वो तो 20 करोड़ बढ़ जानी है। आज जो भारत की जनसंख्या 2011 में है 121.02 करोड़ थी, वो जनसंख्या 2021 में लगभग 135 करोड़ के आसपास हो जाएगी। तो जनसंख्या बढ़ जाती है, कृषि भूमि उतनी रहती है, तो वहाँ पर कृषि भूमि पर दबाव अधिक हो जाता है। तो सीमित कृषि भूमि के कारण सभी को रोजगार नहीं मिल पाता है। अब कृषि भूमि पर रोजगार नहीं मिल पाता है तो लोग हैं वो उस स्थान को छोड़कर चले जाते हैं। उसके बाद में दूसरा है विवाह। अब सामाजिक रीति रिवाज है विवाह। सामाजिक रीति रिवाजों के अंतर्गत विवाह किया जाता है। तो विवाह के कारण स्त्रियां हैं वो एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान की ओर जाती है। इसमें हमने पहले बताया ग्रामीण से ग्रामीण प्रवास अधिक होता है। तीसरा है शिक्षा और वृत्तिका। तीसरा है शिक्षा, शिक्षा एवं वृत्तिका। अब शिक्षा तो आपको पता है, शिक्षा प्राप्त करने के लिए लोग हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर जाते हैं, क्योंकि सभी क्षेत्रों में उत्तम प्रकार की शिक्षा उपलब्ध नहीं हो पाती। और मुख्य रूप से ऐसा माना जाता है कि शहरों में अच्छी शिक्षा मिलती है, लोग गाँव को छोड़कर शहरों की ओर चले जाते हैं, छोटे शहरों को छोड़कर बड़े शहरों में चले जाते हैं, या एक देश को छोड़कर दूसरे देश में भी शिक्षा के लिए जा सकते हैं। दूसरा होता है वृत्तिका। वृत्तिका का मतलब होता है कैरियर। हम बार बार इंग्लिश में पढ़ते हैं कि अच्छा कैरियर बनाना है, अच्छा कैरियर बनाना है, उस कैरियर को हिंदी में वृत्तिका कहते हैं। क्योंकि बहुत से शब्द ऐसे हैं जिनका हमें पता नहीं है, हम इंग्लिश में ही उनको पढ़ते हैं। जैसे कि पुलिस है, पुलिस को हम पुलिस ही पढ़ते हैं। अब अस्पताल है, उसको लगभग लोग हॉस्पिटल बोलते हैं। तो इसी प्रकार हम कैरियर बोलते हैं। कैरियर जो है वो, कैरियर को क्या बोलेंगे हिंदी में? वृत्तिका बोलते हैं। तो किसी भी को अपनी वृत्तिका बनानी, अपनी अच्छी छवि बनानी, अपना कैरियर बनाना है, कुछ विकास करना है, तो लोग एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान की ओर चले जाते हैं। अब इसमें पढ़े लिखे लोग होते हैं, या फिर जो वैज्ञानिक है, डॉक्टर है, शिक्षित लोग हैं, वो अपना विकास करने, अपना आर्थिक विकास करने के लिए हम कह सकते हैं, या सामाजिक विकास करने के लिए हम कह सकते हैं, वो दूसरे क्षेत्रों में चले जाते हैं। उसके बाद में सामाजिक असुरक्षा और प्रकोप। सामाजिक असुरक्षा। अब सामाजिक असुरक्षा क्या है कि कुछ समाज ऐसे होते हैं जहाँ पर प्रतिदिन है वो लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। जहाँ पर प्रतिदिन क्या होता है, लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। तो जहाँ जिस समाज में शांतिपूर्ण लोग नहीं रहते और जहाँ पर शांति नहीं होती है, लोग वहाँ रहना पसंद नहीं करते, तो उस समाज को छोड़ देते हैं। और आप चाहे धर्म के आधार पर, चाहे जाति के आधार पर, भाषा के आधार पर, हमने समाज में बहुत से दंगे भी आपने देखे होंगे। जैसे कि 1947 में भारत में धर्म के आधार पर हुआ। 1948 में इजराइल है वो यहूदी लोगों का एक धर्म के आधार पर इजराइल बना था। तो सामाजिक असुरक्षा भी लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान के छोड़ने पर मजबूर कर देती है। अब एवं प्रकोप। अब प्रकोप क्या होता है? कुछ प्राकृतिक आपदाएं आती है। कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं जहाँ पर लगभग थोड़े समय के बाद में प्राकृतिक आपदाएं आ जाती है, चाहे बाढ़ है, सूखा है, भूस्खलन है, जो भी है, बाढ़, सूखा, भूस्खलन या फिर ज्वालामुखी, भूकंप, कुछ भी आ सकता है। कोई भी प्राकृतिक आपदा किसी भी स्थान पर बार बार आती है, उस स्थान को लोग छोड़कर दूसरे स्थान की ओर चले जाते हैं। तो पुरुष और स्त्रियों के प्रवास के अलग अलग कारण भी हो सकते हैं। पुरुष और स्त्रियों अलग अलग क्यों होते हैं? क्योंकि पुरुष अधिकतर किस लिए करते हैं प्रवास? पुरुष अधिकतर प्रवास किस लिए करते हैं? रोजगार के लिए करते हैं। जबकि स्त्रियां हैं अधिकतर प्रवास विवाह के समय स्त्रियों का अधिकतर प्रवास होता है। एक टेबल है उसमें ये बताया गया है। उसके बाद में है प्रवास के परिणाम। प्रवास के परिणाम जो चैप्टर के शुरू में भी दिया गया है, प्रवास के प्रकार, परिणाम सब बताने इसमें प्रवास के परिणाम की। इसका रिजल्ट क्या निकलता है? प्रवास जब व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर चला जाता है, इसका रिजल्ट क्या निकलता है, इसके परिणाम क्या निकलते हैं? अब प्रवास है वो आर्थिक विकास से क्षेत्रीय असंतुलन का प्रत्युत्तर होता है। आर्थिक विकास के लिए प्रवास किया जाता है, लेकिन एक क्षेत्र में असंतुलन उत्पन्न कर देता है। एग्जाम्पल के तौर पर कैसे करता है आप देखो। जैसे ये एक क्षेत्र है, ये एक क्षेत्र है, इसकी जनसंख्या है वो 1000 है। इसकी जनसंख्या कितनी है? 1000 है। तो ये भी इसके निकट एक क्षेत्र या शहर जो भी हम मान सकते हैं, इसकी जनसंख्या भी 1000 है। अब क्या होता है कि इस क्षेत्र से लोग यहाँ पर प्रवास करते हैं। जैसे कि यहाँ पर 100 लोग प्रवास कर गए, तो इसकी संख्या कितनी हो गई? 1100 हो गई। इसकी कितनी हो गई? 900 हो गई। वह संतुलन हो गया। यहाँ पर संसाधनों पर दबाव अधिक हो गया क्योंकि जनसंख्या बढ़ गई। दूसरा क्या हुआ कि यहाँ के संसाधनों पर दबाव कम हो गया। तो जहाँ पर दबाव अधिक होगा वो भी क्षेत्र विकास नहीं कर पाएगा, जहाँ पर दबाव कम होगा वो भी विकास नहीं कर पाएगा। अब दूसरी चीज़ क्या है कि इन 100 में से 90 पुरुषों ने प्रवास किया। 90 पुरुषों ने प्रवास किया, तो यहाँ पर लिंगानुपात में गड़बड़ी पैदा हो गई। जो पहले वहाँ पर 1000 पुरुषों पर 1000 स्त्रियाँ थी,
यानी कि संतुलन था। लेकिन अब वहाँ पर क्या हो जाएगा, यानी कि 90 पुरुष गए हैं और 10 महिलाएं गई है, 10 महिलाएं गई है, तो 1100 पर 1000 पर कितना जो 1100 पर है स्त्रियों की संख्या है वो कम हो जाएगी। पहले एक संतुलन था लेकिन अब कितना हो जाएगा, अब 90 का अंतर हो जाएगा, क्योंकि 90 पुरुष 100 टोटल 100 थे, 100 में से 90 पुरुष थे और 10 स्त्रियां थी, तो इसलिए ये प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा उत्पन्न होती है। अब इसमें पहला पॉइंट कौन सा है, आर्थिक परिणाम। आर्थिक परिणाम है कि प्रवासी है वो उद्गम क्षेत्र में स्थित अपने घरों को कमाई का पैसा भेजते हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी द्वारा भेजी गई हुंडिया कहलाती है। सिंपल सा इसको आपको एक बार पैराग्राफ को पढ़ना है कि उद्गम क्षेत्र, उद्गम क्षेत्र, हम भारत का एग्जाम्पल लेते हैं। उद्गम क्षेत्र, भारत क्या है, उद्गम क्षेत्र है। भारत से लोग कहाँ गए हैं, भारत से लोग हैं वो ब्रिटेन, USA, कनाडा आदि देशों में लोग भारत से प्रवास करके गए हैं। तो अब भारत को छोड़कर लोग दूसरे देशों में चले गए हैं, तो उसका एक चीज़ तो ये हुआ कि भारत के संसाधनों पर दबाव कम हुआ, तो यहाँ पर जो लोग रहते हैं उनको भी आजीविका के अवसर मिलने लगे। दूसरा क्या हुआ, यहाँ पर रहने वाले लोगों ने पैसे कमाए। अब पैसे को कहाँ पर भेजा, उन्होंने भारत में भेजा। इनको क्या कहा जाता है, हुंडियाँ। जो पैसे हम बार बार कहते हैं ना, डॉलर है, दूसरे देशों में डॉलर मिलते हैं, उनको भारत में अपने घर वालों को तो भेजेंगे, यहाँ पर जो पैसे कमाए वो वापस अपने घर वालों को भेजेंगे, तो उनको क्या कहा जाता है, हुंडिया कहा जाता है। अब इसमें क्या फ़ायदा हुआ कि भारत में वो पैसे आएंगे लोगों के घरों में या उनके पेरेंट्स के पास, तो उनका आर्थिक विकास अधिक होगा। अब उनका आर्थिक विकास होगा तो वो सामान खरीदेंगे, सामान खरीदेंगे तो सरकार के पास टैक्स जाएगा, धीरे धीरे देश का आर्थिक विकास भी उसमें होने लगता है। अब जैसे कि बिहार के लोग हैं या फिर उत्तर प्रदेश उड़ीसा के लोग हैं, वो हरियाणा पंजाब गुजरात में काम करते हैं और अपने घर वालों को पैसे भेजते हैं। एक छोटे स्तर का हो जाता है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय पैसे जो किसी भी देश में भेजे जाते हैं वो हुंडिया कहलाते हैं। दूसरा है इसमें जनांकीय परिणाम। दूसरा इसमें कौन सा है, जनांकीय परिणाम। अब ये एग्जाम्पल हमने पहले भी आपको दिया था। जनांकीय परिणाम है वो जनसंख्या, जनसंख्या से संबंधित है। जनांकीय परिणाम किससे संबंधित है, जनसंख्या से संबंधित है। अब प्रवास क्या होता है कि जब एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर चले जाते हैं तो जनसंख्या में बहुत अधिक परिवर्तन होता है। एग्जाम्पल के तौर पर आपको एक बात करते हैं, भारत का एक राज्य है नागालैंड। 2001 की जनगणना हुई थी, तो वहाँ पर जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक थी, प्लस थी। लेकिन 2011 में क्या हुआ, 2011 में वहाँ पर जनसंख्या वृद्धि दर है वो माइनस में हो गई। उसका कारण क्या था, क्योंकि लोग उस स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान की ओर चले गए हैं। तो जिस स्थान पर जाते हैं, जैसे बिहार से लोग हैं, बिहार से लोग कहाँ आ रहे हैं, हरियाणा आ रहे हैं। तो अब क्या होगा कि जनसंख्या कहाँ पर बढ़ेगी, अब बिहार में जनसंख्या कम हो जाएगी क्योंकि वहाँ से लोग बढ़ेगी कहाँ पर, ज़्यादा कहाँ पर होगी, हरियाणा में जनसंख्या बढ़ जाती है। इसी प्रकार लिंगानुपात इससे प्रभावित होता है, क्योंकि यहाँ पर पहले ही, क्योंकि प्रवास हमेशा ही रोजगार के लिए पुरुष ज़्यादा करते हैं, या ऑल ओवर देखें तो भी पुरुष ज़्यादा प्रवास करते हैं, तो यहाँ पर जो लिंगानुपात था उसमें भी बहुत अधिक परिवर्तन हो जाता है। उसके बाद में है सामाजिक सांस्कृतिक परिणाम। सामाजिक सांस्कृतिक परिणाम। अब जब प्रवास होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर नागरिक जाते हैं, तो उसके समाज के जो रीति रिवाज है, रहन सहन है, भाषा है, वो भी दूसरे स्थान की ओर लेकर जाते हैं। तो वहाँ के नागरिक उसके आत्मसमर्पण करते हैं या उसका अनुसरण करते हैं, तो वहाँ पे उसके बहुत विचारों का बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा जो कुछ एक वो नवीन प्रौद्योगिकी है, शिक्षा है, अनेक प्रकार के अपने विचार है, वो दूसरे क्षेत्रों की ओर लेकर जाते हैं। संस्कृति, उसके रीति रिवाज, रहन सहन, खान पान, उसका भी दूसरे क्षेत्र पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। जैसे कि भारत है, भारत से लोग ब्रिटेन जाते हैं, कहाँ जाते हैं, ब्रिटेन जाते हैं, तो भारत के नागरिकों का ब्रिटेन के लोगों पर प्रभाव पड़ता है, या ब्रिटेन के लोग हैं वो भारत में आते हैं तो भारत पर उसका, जैसे कि अपना ही रहे हम,
हमने पश्चिमी सभ्यता को या वेस्टर्न कल्चर को अपना लिया है और वेस्टर्न कल्चर के लोग हैं वो भारतीय सभ्यता इंडियन कल्चर को अपना रहे हैं, तो ये सारा का सारा सामाजिक सांस्कृतिक परिणाम है ये है। उसके बाद में अन्य परिणाम भी है कुछ जो कि प्रवास के परिणाम के अंतर्गत ही आते हैं, जैसे विवाहजन्य प्रवास को छोड़कर, यानी कि प्रवास विवाहजन्य यानी कि विवाह के समय प्रवास होता है उसको छोड़कर है वो स्त्रियों के जीवन स्तर को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से प्रभावित करता है। प्रवास है वो स्त्रियों के भी जीवन को एक सीधा प्रभावित करे या फिर अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करे। ग्रामीण क्षेत्रों में पुरुष है वो वर्णनात्मक बाह्य प्रवास के कारण पत्नी है पीछे छूट जाती है, अतिरिक्त शारीरिक और मानसिक दबाव पड़ता है। जैसे गाँव है, गाँव से लोग कहाँ चले जाते हैं, गाँव से लोग हैं वो शहर में चले जाते हैं। अब गांव में पुरुष शहर में चले गए, विवाह के उपरांत शहर में चले गए, तो यहाँ कौन रह जाता है, उनकी पत्नी रह जाती है। अब उन पर एक तो घर का सारा घर का काम का बोझ है किस पर आ जाता है, पत्नी पर आ जाता है, तो उनको मानसिक परेशानी भी होती है और शारीरिक परेशानी भी होती है। तो कुछ एक अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष समस्या है वो स्त्रियों के लिए उत्पन्न होती है। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अंतर्राज्यीय या अंतर्राज्यीय आपको दोनों ये पढ़ने हैं। अधिशेष जनसंख्या क्या होती है, जनसंख्या परिवर्तन क्या होता है, इसमें पढ़ना है, आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, आसान है। ऑब्जेक्टिव टाइप यानी अब लेसन अगर पढ़ लेते हैं, अगर लेसन हम अच्छी तरीके से पढ़ लेते हैं तो इसमें एक भी क्वेश्चन में कोई भी किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं आनी है। अब जैसे उत्प्रवास को प्रभावित करे, आपको बता दिया है कि जब हम किसी स्थान को छोड़कर जाते हैं, चाहे रोजगार की कमी हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे स्वास्थ्य की कमी, अप्रवास जब हम किसी स्थान पर आते हैं, चाहे वो हम रोजगार के लिए आए हैं, चाहे शिक्षा प्राप्त करने के लिए आए हैं, चाहे मनोरंजन के लिए आए हैं, चाहे स्वास्थ्य की सुविधाओं को देख कर आए हैं, किसी भी कारण से आए हैं, वो अप्रवास होता है। उसके बाद में देखो आप जीवन पर्यंत प्रवासी और पिछले निवास के अनुसार प्रवासी में आप क्या समझती है, शुरू में पॉइंट दिया गया है जीवन पर्यंत यानी कि पूरे जीवन के प्रवास के अंतर्गत उनको रखा जाता है। शुरू में बताया जीवन पर्यंत क्या होता है, पूरे जीवन के अंतर्गत आता है। स्त्री और पुरुष के वर्णात्मक प्रवास की मुख्य पहचान कीजिए। वर्णात्मक प्रवास देखो अन्य परिणाम में दिया गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में पुरुष है वो वर्णात्मक प्रवास करते हैं। वर्णात्मक यानी कि वो शादी के बाद में दूसरे क्षेत्रों में रोजगार के लिए चले जाते हैं, तो इस सारे पूरे घर का जो कामकाज है वो स्त्रियों को करना पड़ता है, इसलिए उन पर मानसिक और शारीरिक दबाव अधिक उत्पन्न हो जाता है। ये वर्णात्मक प्रवास था। उसके बाद में है उद्गम और गंतव्य स्थान की आयु और लिंग संरचना पर ग्रामीण प्रवास का क्या प्रभाव पड़ता है। अब लिंग संरचना है, इसमें जनांकीय परिणाम में बताया जाएगा कि लिंग संरचना से प्रवास का क्या प्रभाव पड़ता है। उद्गम जहाँ से हम चले हैं, गंतव्य जहाँ पर हम जा रहे हैं वो गंतव्य स्थान। उसके बाद में है प्रवास को प्रभावित करने अपकर्ष और प्रतिकर्ष बहुत ही आसान है। अपकर्ष कारक ऐसे कारक जो लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, प्रतिकर्ष कारक जो अपनी ऐसे कारक जो दूर की ओर भेजते हैं, एक दूसरे के विपरीत है। भारत में अंतर्राष्ट्रीय प्रवास के कारणों की विवेचना कीजिए कि भारत में अंतर्राष्ट्रीय प्रवास है वो किस प्रकार से हुआ है। अब इसमें अंतर्राष्ट्रीय प्रवास के बारे में थोड़ा सा ही बताया गया है कि भारत के सभी अवधि और पड़ोसी देशों से पिछले निवास के अनुसार है वो प्रवास, एक टेबल दी गई है, उस टेबल के बारे में बताना है कि कुछ एक देशों के साथ भारत का प्रवास हुआ है। एक छोटा सा पैराग्राफ भी दिया गया है कि 96% जो लोग हैं वो पड़ोसी देशों से आए हैं। जैसे इसमें 30 लाख बांग्लादेश से, पाकिस्तान या फिर नेपाल से लोग आए हैं, इसमें ये क्वेश्चन में बताना है आंसर। उसके बाद में आपका है प्रवास किसे कहते हैं, प्रवास के कारणों का वर्णन कीजिए। आसान है, प्रवास की डेफिनेशन आपको 2 या 3 लाइनों में बतानी है। उसके कारण क्या क्या होते हैं, चाहे अपकर्ष कारक है, प्रतिकर्ष का, उसके बाद में आजीविका है, विवाह है, शिक्षा, वृत्ति का है, सामाजिक है, सुरक्षा और प्रकोप है। और इसके बाद में लास्ट आपका प्रश्न है प्रवास के जनांकीय और सांस्कृतिक परिणाम क्या है। इसमें 5 नंबर का आता है, तो पूरा पैराग्राफ को लिखना है, सामाजिक और सांस्कृतिक परिणाम क्या क्या होते हैं। तो अब बहुत ही आसान सा आपका चैप्टर है, आसानी से आप 1 या 2 बार आप चैप्टर को पढ़ोगे तो आसानी से आपको सारे के सारे क्वेश्चन याद हो जाएंगे। और जैसे ये चैप्टर आपका कंप्लीट होता है उसके बाद में आपका एक टेस्ट भी लिया जाएगा, और टेस्ट है वो सभी ने सेंड करना है। फिर भी अगर किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आती है तो वो ज़रूर बताएं कि ये प्रॉब्लम आ रही है, क्यों नहीं समझ आ रहा है लेसन आप, या फिर आप क्यों नहीं कर पा रहे हो, कोई भी जो भी कारण है वो ज़रूर बताएं। हैव ए नाइस डे, थैंक यू।